क्या जूम नहीं होता शेयर लेके आना तो ये लेंगे वही आ गई बस पूरा मोड नहीं आया तो भी चलेगा, मैं इतने सेशन में रहूँ। माइक लगाना पड़ेगा, माइक। हाँ, पहले बच्चे को पूछना पड़ेगा, आवाज आ रही है?
हेलो, गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है बच्चों? हेलो। यस सर। यस सर। हाँ, यस सर। लास्ट टाइम क्या किया था? बंद हो गया ना अभी? हेलो, आवाज आ रही है अभी? यस सर। यस सर। यस। यस। ठीक है, चलिए अभी वन बाय वन डाउट सॉल्विंग शुरू करते हैं। बहुत सारे बच्चे अभी रहे होंगे, संडे है। चलिए हमने आज जो डाउट्स है उसका प्रिंट आउट निकालते हैं, ठीक है? एंड वन बाय वन सॉल्व ऑफ योर डाउट। पहले भी अपना लेक्चर हुआ था रिवीजन वाला सेम टॉपिक पे, तो उसमें भी सारे पॉइंट कवर करेंगे, बट स्टिल some should they are having the doubts in the particular lesson, that is the reproduction in lower and higher plants, ठीक है? तो चलिए डाउट नंबर 1 संडे का शुरू करते हैं। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन एक्सप्लेन इन डिटेल। देखिए बच्चों, आप रेफर करो, इसके अंदर जो है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन हुआ है। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन अब इसमें दिक्कत ये है कि देयर आर हार्डली फ्यू 4-5 लाइंस आर गिवन अबाउट द आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है ना? अभी ये क्वेश्चन पूछा है आसावरी ने, इंदिरानगर ब्रांच की आसावरी मस्के। यदि ऑनलाइन होगी तो शायद देख रही होगी। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? जैसे हमने कहा कि आपके टेक्स्ट बुक के अंदर जो है ओनली फ्यू लाइंस आर गिवन, but if you refer the other reference books and all, in that exact method of the artificial hybridization is given. अब आपके टेक्स्ट बुक के अंदर उन्होंने सिर्फ दो बताया कि बैगिंग, इमैस्कुलेशन, इस तरह का। तो देखिए बच्चे, थोड़ा इसका डेप्थ में हम लोग जाएंगे तो आपको बता देते हैं एग्जैक्टली आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में क्या-क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होती है। देखिए, जहां तक आसावरी का क्वेश्चन का इसका डाउट का बात है तो उसके लिए बता रहे हैं कि इसमें जो है there are certain type of steps are involved, there are certain type of steps are there। अब इसमें स्टेप्स क्या होती है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में? सबसे पहला होता है दैट इज द सिलेक्शन ऑफ व्हाट? सिलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी। सबसे पहले जो है आपको किसी भी फील्ड में जो प्लांट्स आपको चाहिए उसमें कुछ वेरिएशंस है क्या, आपके डिजायर्ड क्या कैरेक्टर्स होते हैं, इसको सबसे पहले सिलेक्शन करना पड़ता है। उस स्टेप को हम लोग बोलते हैं सिलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी। उसके बाद सेकंड स्टेप आता है सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स। देखिए, जहां तक हाइब्रिडाइजेशन की बात है, जब हम लोग हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं तो उसमें यू हैव टू कंबाइन द टू कैरेक्टर्स टुगेदर। उसके अंदर जो है दो कैरेक्टर अपने को कंबाइन करना पड़ता है। तो इसके लिए आपको दो पेरेंट चाहिए, वन इज द मेल, अनदर वन इज द फीमेल। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, दैट इज द सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स। अभी इसमें पेरेंट्स में क्या होता है, मोस्टली एक वैरायटी जो है हम लोग वाइल्ड लेते हैं और दूसरा जो है डिजायर्ड वैरायटी होता है। तो ऐसे दो वैरायटी को जो है कंबाइन किया जाता है, वन इज द मेल, अनदर वन इज द फीमेल। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद का प्रोसेस जो होता है दैट इज द आर्टिफिशियल क्रॉसिंग। आप क्या करते हैं इसमें? आर्टिफिशियल क्रॉसिंग करते हो। अब आर्टिफिशियल क्रॉसिंग में क्या करना है कि यहाँ पे कोई एजेंसीज जो है
वो पार्टिसिपेट नहीं कर रही है, आप ही को पोलन ग्रेन लेके जो है स्टिग्मा के ऊपर जो है ट्रांसफर करना है। मगर वो करने से पहले आर्टिफिशियल क्रॉसिंग के अंदर देयर आर सर्टेन टाइप ऑफ स्टेप्स आर देयर, उसके अंदर कुछ खास प्रकार की स्टेप्स होती है। जैसे पहला स्टेप आएगा आपका इमस्कुलेशन, फर्स्ट स्टेप इज नोन एज इमस्कुलेशन। अभी इमस्कुलेशन का मतलब क्या होता है? आवाज आ रही है ना बच्चों ठीक से? Yes, sir. हेलो Yes, sir. स्टूडेंट्स। Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो चलिए पहला स्टेप होता है इमस्कुलेशन। अभी इमस्कुलेशन क्या होता है देखिए, टेक्निकली आपका फ्लावर है वो बाइसेक्सुअल है और आपको आर्टिफिशियल उसमें क्रॉसिंग कराना है, तो क्या किया जाता है, जब फ्लावर बड कंडीशन में रहता है तो उसको ओपन किया जाता है, उसमें से जो स्टैमेंस होते हैं स्टैमेंस को रिमूव किया जाता है। स्टैमेंस आर रिमूव्ड, इसमें से जो है स्टैमेंस को कट किया जाता है और उस फ्लावर को हम लोग फीमेल फ्लावर कहेंगे। और उसके बाद क्या किया जाता है, वापस से उस बड को जो है क्लोज किया जाएगा और फिर उसका बैगिंग किया जाएगा। बैगिंग। अब बैगिंग क्यों करना है, क्योंकि जब फ्लावर ओपन होगा तो बाहर का पोलन ग्रेन उसके अंदर नहीं आना, हेलो नहीं आ रही सर। हाँ सर। आ रही है सर। ये थे सर। उसमें नेट का कुछ इश्यू हो गया था, तो आपको बता दें आर्टिफिशियल क्रॉसिंग के बारे में बता रहे थे हम। बाद इमैस्कुलेटेड फ्लावर को जो है प्लास्टिक बैग से जो है उसको कवर करना पड़ता है ताकि बाहर का कोई पोलन ग्रेन इसके ऊपर ना आ जाए। इस तरह से बैगिंग टैगिंग होने के बाद फिर आपको क्या करना पड़ता है, देन यू हैव टू डू एक्चुअली द क्रॉसिंग। अब क्रॉसिंग में क्या किया जाएगा, मेल प्लांट का पोलन ग्रेन जो है ब्रश से लेके इस स्टिग्मा के ऊपर डस्ट किया जाएगा और वापस से उसको पैकिंग किया जाएगा। और नेक्स्ट स्टेप आता है दैट इज द रिलीज ऑफ एंड कमर्शियलाइजेशन ऑफ वैरायटी। तो देखिए बच्चों ये सारी 5 मेजर स्टेप्स उसमें होती है। पहला स्टेप जैसे मैंने बताया सिलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स, देन आर्टिफिशियल क्रॉसिंग जिसके अंदर ये सारे स्टेप्स आप करते हो। उसके बाद एक्चुअली पॉलिनेशन किया जाता है, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन, और उसके बाद उस वैरायटी का जो है नाम लेके उसको रिलीज किया जाता है। तो इस तरह से ये 5 मेजर स्टेप्स जो है वो आप एक लेसन के अंदर पढ़ोगे। क्या होता है देखिए, बहुत सारे लेसन जो है वो इंटरलिंक्ड होते हैं। जैसे आपने आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पूछा तो देयर आर हार्डली फ्यू लाइंस आर गिवन, मगर जब आप एक नया लेसन पढ़ोगे दैट इज द एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन, तो उसमें ये सारे डिटेल्स में हम लोग जाने वाले हैं। इसलिए हम लोग कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ रहे। जैसे स्टेट गवर्नमेंट ने बोला है कि 25% सिलेबस जो है कम कर दिया गया, आप नहीं पढ़ोगे। अब उस समय यदि हम ज्यादा डिटेल में बताएंगे आपको तो साक्षी को वो भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है ना, कि आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। ठीक है, तो चलिए पहला डाउट तो हमने सॉल्व कर दिया। आशावरी यदि है तो बोल दे, समझ में आया आशावरी? आशावरी है क्या आज ऑनलाइन? डाउट लिख के आप भेज दिए और लेक्चर नहीं देखोगे तो Yes, sir. Yes, sir. आशावरी है? हाँ है। अरे तो आशावरी सुन रही हो ना, समझ में आ गया? हाँ सर। हाँ, देखिए वो हेडफोन नहीं होने से आपकी आवाज बहुत कम आती है मुझे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आशावरी का, ये व्हाट इज हर्कोगेमी? नहीं क्या होता है ये मैंने पूछा है आशावरी इंदिरा नगर। अब देखिए हर्कोगेमी क्या होता है, ये एक तरह का जो है
outbreeding device. This outbreeding device. अभी देखिए हर्बोगेमी में होता क्या है, एक मैकेनिकल डिवाइस होता है, इट इज अ काइंड ऑफ मैकेनिकल डिवाइस। माने फूल के अंदर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर रहेगा, ऐसा चीज रहेगा जो कि सेल्फ पॉलिनेशन को रोक देता है। ये बेसिकली इसका एग्जांपल है कैलाट्रोपिस। अब कैलाट्रोपिस को मराठी में जो हम लोग उर्वी कहते हैं, वो जब शनिचर होता है तो आपने देखा होगा बहुत सारे जो भक्त होते हैं वो एक प्लांट की माला जो है, लीव्स की माला एक पत्थर को पहनाते हैं शनिदेव को। वो जो प्लांट होता है वो होता है, उसका यदि फ्लावर आपने देखा, उस फ्लावर के अंदर, कैलाट्रोपिस फ्लावर के अंदर एक तरह का डिवाइस होता है, उसको पॉलिनिया कहते हैं, दैट इज नोन एज पॉलिनिया। अब ये पॉलिनिया क्या करता है, ये पॉलिनिया जो है ये सेल्फ पॉलिनेशन को नहीं होने देता। इट विल नॉट अलाउ बताओ। माने इसके कारण क्या होगा, आपका जो है फ्लावर के अंदर सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो सकता, क्रॉस पॉलिनेशन ही होगा। इस चीज को जो हम लोग हर्बोगेमी कहते हैं, दैट इज नोन एज द हर्बोगेमी। समझ में आया? तो एक तरह का ये ब्रीडिंग डिवाइस होता है फ्लावर के अंदर, ठीक है। अभी अगेन आसावरी का और एक क्वेश्चन है, प्री पोटेंसी क्या होती है? हर्बोगेमी आपको समझ में आ गया मेरे हिसाब से, ठीक है। सर म्यूट हो गए। लाइन आपको दे देंगे, ग्रुप पे भेज देंगे, सो दैट यू कैन रीड आउट दैट काइंड ऑफ। अभी आसावरी का और एक क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन बाय पोटेंसी क्या? प्री पोटेंसी में क्या होता है बच्चों, देखिए यहाँ पे जो है से फॉर एग्जांपल दिस इज अ प्लांट, ये प्लांट है, ठीक है। यहाँ पे ये फ्लावर है, दिस इज द फ्लावर, हियर द अनदर फ्लावर इज देयर। अब इसमें क्या होता है, ये फ्लावर को जो है दूसरे फ्लावर का पॉलिनेशन चाहिए पॉलिनेशन के लिए, तो स्टिग्मा रहेगा, दिस इज द स्टाइल एंड दिस इज द ओरी। अब प्री पोटेंसी एक तरह का मैकेनिज्म है जिसमें क्या होता है, यदि बाहर के फ्लावर का पॉलिनेशन इस फ्लावर के ऊपर आ जाता है, स्टिग्मा के ऊपर आ जाता है, तो उसका जो जर्मिनेशन है वो फास्ट हो जाता है as compared to the pollen grain from the same flower। वापिस से एक बार बताते हैं, प्री पोटेंसी एक तरह का कंडीशन होता है जिसमें कि if a flower receives the pollen grain from some other flower, it will germinate faster than the own pollen grain, ताकि इसका जर्मिनेशन इस फ्लावर के pollen grain के ऊपर जो है ज्यादा फास्ट होता है, उस टेंडेंसी को जो है प्री पोटेंसी कहते हैं। ये एक तरह का क्रॉस पॉलिनेशन का फेवर करता है, इट फेवर्स द काइंड ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। अन्यथा क्या होगा, इसी फ्लावर का यदि पोलन ग्रेन इस पे गिरेगा तो उसका जर्मिनेशन हो जाएगा और सेल पॉलिनेशन इनिशिएट हो जाएगा, वो तो प्लांट को कैंसिल करना है। इसलिए जो है प्री पोटेंसी कंडीशन होता है जिसमें पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन जो है वो ज्यादा फास्ट तरीके से होता है, ठीक है। चलिए, ये भी आसावरी का क्वेश्चन था। उसके बाद ये इंदिरा नगर के क्वेश्चन थे। अभी जो है क्वेश्चन नंबर 4 जो है, एक्सप्लेन पॉली एम्ब्रियोनी, ये पूछा है अशोक स्तंभ नासिक रोड के स्टूडेंट ने, साक्षी गुंजाल करके है, उसने पूछा है कि सर पॉली एम्ब्रियोनी क्या होता है। देखिए पॉली का मतलब होता है मेनी, ऐसे लो, पॉली का मतलब क्या होता है, मेनी, एम्ब्रियो, पॉली एम्ब्रियोनी। देखिए इसमें क्या होता है, whenever you will get the formation of seed, यूजुअली सीड के अंदर क्या होता है, सीड के अंदर हमेशा सिंगल एम्ब्रियो रहता है,
the seed contains what? Seed contains a single embryo. So instead of this, problem. अरे कौन चिल्ला रहा है? देखिए इसके में क्या होता है, सिंगल सर अडकले रे. जिओ बेकार है, जिओ बेकार है वो सगळ्यात. आले 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 दिसले ते सर. हाँ सुनाई दे रहा है ठीक से? नाही. क्यों नहीं? तो आज हमारी आवश्यक नाही. या फिर सुनाई देगा. ठीक है, देखिए पॉली एम्ब्रियोनिक the seed contains the many embryo together in a just single seed. That condition is called as polyembryonic. अभी ये जो दिख नहीं रहा है, दो टाइप का रहता है, एक ट्रू रहेगा और एक फॉल्स रहेगा. अब ट्रू में क्या होता है कि whenever the egg, आपको पता है वो एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर जो है, सर ये आएगा ना, इसमें डायग्राम दिखेगा. अभी ये जो एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर है, इसमें ये आपका एग होता है एंड देन टू साइनोइड्स आर देयर, सेकेंडरी न्यूक्लियस एंड देन एंटीपोडल सेल्स आर देयर. इस तरह का एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर होता है. जब भी एक से ज्यादा इस एग से, ये क्या है, ये एग सेल है, यदि ये एग सेल एक से ज्यादा मिनी एम्ब्रियो बनाती है तो उसको ट्रू पॉलीएम्ब्रियोनिक कहा जाएगा. और यदि अदर देन द एग सेल, यदि कोई और पार्ट जो है एम्ब्रियो सैक का या ओव्यूल का वो यदि एम्ब्रियो बनाता है तो उसको हम लोग फॉल्स पॉलीएम्ब्रियोनिक कहेंगे. अब देखिए इसमें होता क्या है, यदि पॉलीएम्ब्रियोनिक कंडीशन किसी भी के अंदर एग्जिस्ट करता है तो दैट इज बेनिफिशियल फॉर एग्रीकल्चर. अभी हॉर्टिकल्चर के अंदर क्या होता है, जर्मिनेशन के चांसेस कम ज्यादा हो सकते हैं. यदि एक ही सीड है, आपने एक सीड सॉइल पर डाला और किसी वजह से वो सीड का जर्मिनेशन नहीं हुआ क्योंकि उसका एम्ब्रियो खराब था, तो आपका वो सीड का जो एफर्ट्स है वो वेस्ट चला जाता है. मगर यदि पॉलीएम्ब्रियोनिक कंडीशन किसी सीड में रहेगा तो क्या होगा, एक एम्ब्रियो जर्मिनेट नहीं हुआ तो दूसरा होगा, दूसरा नहीं हुआ तो तीसरा होगा. के कारण जो है आपको यू विल गेट मेनी एम्ब्रियोज टुगेदर एंड मेनी एम्ब्रियो से मेनी सीडलिंग्स आपको उसमें ज्यादा मिलेंगे. you will have many seedling. अब ये सीडलिंग जो है ज्यादा मिलने से जो है हॉर्टिकल्चर के अंदर या एग्रीकल्चर के अंदर इसका पॉलीएम्ब्रियोनिक का एडवांटेज होता है. ठीक है, और ये पॉलीएम्ब्रियोनिक यूजुअली हम लोग को सभी सीड्स में नहीं देखने को मिलता. इट इज प्रेजेंट इन सर्टेन सिट्रस. सिट्रस माने जो नींबू और ये फ्रूट्स होते हैं, जैसे मौसम्बी है, संतरा है, लेमन इज देयर, दीस आर ऑल कॉल्ड एज द सिट्रस द फ्रूट्स. तो ये जो इनके सीड होते हैं इसमें यूजुअली पॉलीएम्ब्रियोनिक कंडीशन आपको देखने को मिलता है. ठीक है, तो चलिए ये पॉलीएम्ब्रियोनिक के बारे में हो गया. उसके बाद व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन बच्चों ने पूछा है. साक्षी गुंजाल ने पूछा है नासिक रोड की. उसके बाद साक्षी वैद्य है, फिर प्रियंका अवार्ड अशोक स्तंभ, उसके बाद संचित माड़ोदे अशोक स्तंभ, साक्षी शेळके अशोक स्तंभ, निखिल गोडसे अशोक स्तंभ. काफी डिमांड में है कि व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन. देखिए डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है आपको बता देते हैं. बहुत सारे बच्चों ने इस क्वेश्चन को हॉट क्वेश्चन बना दिया है, हालांकि है बहुत सिंपल. हो what is mean by the double fertilization. देखिए डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, आपको तो पूरा स्टेप्स हमने बताया कि जर्मिनेशन होता है, बराबर है ना. दिस इज द स्टिग्मा स्टाइल एंड दिस इज द ओवरी. ओवरी के अंदर क्या होगा, दिस इज द ओव्यूल. अब बच्चों जब पॉलन ग्रेन यहाँ पे लैंड करता है तो इसका सबसे पहला स्टेप क्या होता है, टू अंडरगो द प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन.
जब जर्मिनेशन होगा तो उसमें क्या होगा, इसमें से छोटा सा पॉलन ट्यूब जो है that will comes out. This is what, this is the pollen tube, right? And this pollen tube then travels through this particular this style and then reaches to the ovule. इस pollen tube का जो है अंतिम इसका मकसद होता है इस ओव्यूल तक पहुंचना, और उस ओव्यूल तक पहुंचने के बाद फिर उसका एंट्री होता है ओव्यूल के अंदर। ये एंट्री 3 टाइप से होता है। एक को जो है पोरोगैमी कहा जाता है, वन इज कॉल्ड एज पोरोगैमी, अनदर वन इज कॉल्ड एज द मेसोगैमी, एंड द थर्ड वन इज नोन एज द चलाजोगैमी। चलाजोगैमी अभी देखिए बच्चों, पोरोगैमी माने व्हेन द pollen tube enters through the micropyle porogamy, इंटीग्यूमेंट मेसोगैमी, एंड चलाजोगैमी। तो चलिए कैसे भी ट्यूब जाए उसके अंदर, पर सबसे पहले ट्यूब जो है वो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ ही जाता है, क्योंकि ये इन्वर्टेड ओव्यूल रहता है। अगर आपको समझाने के लिए इस टाइप का एम्ब्रियो साइड हम निकाल रहे हैं, दिस इज व्हाट, दिस इज द एग एंड देयर आर 2 साइडर लीड्स आर देयर। ये साइड में 2 साइडर लीड्स होती है, एंड देन यू विल हैव द सेकेंडरी न्यूक्लियस, और बेस में जो है छलाजा लैंड की तरफ इसकी एंटीपोडल सेल्स होती है। इसको एग एपरेटस कहते हैं। अभी पोलन ट्यूब कैसे भी आने दो, माइक्रोपाइल से, इंटीग्यूमेंट से या छलाजा लैंड से, पोलन ट्यूब को कहां आना है, माइक्रोपाइलर एंड में ही आना है। अब जब माइक्रोपाइलर एंड में आता है तो उसमें से एक जो बेसिकली साइनर लीड होती है, एक तो ये साइनर लीड क्या है, ए वाली साइनर लीड, काफी उसकी थिक वॉल होती है, और थिक वॉल इसको फिलिफॉर्म एपरेटस कहा जाता है। इट इज नोन एज द फिलिफॉर्म एपरेटस। आगे भी किसी ने क्वेश्चन पूछा है, उस समय रिपीट हो जाएगा। तो ये जो फिलिफॉर्म एपरेटस होता है, ये पोलन ट्यूब को जो है गाइड करता है कैसे जो है एम्ब्रियो साइट के अंदर आना है। तो ये साइनर लीड जो है अपने आप को सैक्रिफाइस कर देती है, बर्स्ट होती है, and then it allows the entry of pollen tube inside the embryo sac. अब embryo sac के अंदर pollen tube आ गया। अब pollen tube के अंदर there are 3 nucleus are there. एक जो न्यूक्लियस होता है बच्चों, इसको ट्यूब न्यूक्लियस कहते हैं, that is known as the ट्यूब न्यूक्लियस। और इसके अलावा इसमें जो है 2 मेल नॉन मोटाइल गैमेट्स होते हैं। ये ब्लैक आपको दिखाई दे रहा है ना, ये वाला, और ये नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स है। 2 न्यूक्लियस, मेल न्यूक्लियस। एक मेल न्यूक्लियस जो है वो फ्यूज करता है किससे, एग से। यहाँ पे लिखेंगे कि बहुत सारे बच्चों ने ये क्वेश्चन में डाउट पूछा है। सी दिस इज द एग, ये आपका क्या है, एग है, उसके साथ क्या यूनाइट हो रहा है, 1 मेल गैमेट दिखाई दे रहा है ना आपको। This is the egg and a male gamete. This union is known as what? It is known as a syngamy. इसको जो है हम लोग syngamy कहते हैं। और दूसरा जो मेल न्यूक्लियस है वो यूनाइट किया सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ, ये आपका हो गया सेकेंडरी न्यूक्लियस, और प्लस उसमें क्या ऐड हो रहा है, 1 मेल गैमेट, 2 मेल गैमेट है। और इस यूनियन को जो हम लोग ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं, दैट इज नोन एज द ट्रिपल फ्यूजन। तो देखिए बच्चों, डबल फर्टिलाइजेशन इट इज अ काइंड ऑफ सच अ टाइप ऑफ मैकेनिज्म इन व्हिच बोथ द मेल गैमेट्स आर यूटिलाइज्ड। इसके अंदर जो है बोथ मेल गैमेट जो है उसका यूटिलाइजेशन हो रहा है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर माना जाता है ऑल एंजियोस्पर्म पैलेट, ऑल एंजियोस्पर्म दे शोज द डबल फर्टिलाइजेशन, उससे सीड बनने का चांसेस भी बढ़ जाता है। इसके अलावा ये जो यूनियन रहेगा कौन सा, सिनगैमी वाला, इससे जो है प्रॉपर एम्ब्रियो आपका बनता है, आपका माने प्लांट का बनेगा, इट विल मेक द प्रॉपर एम्ब्रियो। और ये जब सेकेंडरी न्यूक्लियस मेल गैमेट के साथ फ्यूजन करता है तो ट्रिपल फ्यूजन उसको कहते हैं। अब क्यों कहते हैं, क्योंकि होता है
हैप्लॉइड 2 न्यूक्लियस उसमें होते हैं और एक मेल गैमेट का इसमें ऐड हो जाता है, तो n+n+n कंडीशन हो गया इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू 3n, माने ट्रिप्लॉइड कंडीशन वहां पे हो जाता है। और इस यूनियन से जो है पेन बनता है। अब पेन का मतलब क्या है? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है, इसका आगे चल के क्या बनेगा? आगे चल के जो है इसमें एंडोस्पर्म बन जाता है। इट मेक्स व्हाट? इट मेक्स द एंडोस्पर्म। और यही एंडोस्पर्म जो है ये बेटर न्यूट्रिशन देता है टू दिस पर्टिकुलर डेवलपिंग एम्ब्रियो। सो दैट इज द मेन सिग्निफिकेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। देखिए बच्चों, इसमें डायग्राम जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया है डबल फर्टिलाइजेशन का, वो वाला भी जरूरी है, क्योंकि मैंने लास्ट वीक में भी आपके बहुत सारे पेपर चेक किए। तो आप घर पे हो, कॉलेज वगैरह जाना नहीं है, आपको कोई ज्यादा काम है नहीं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने डायग्राम जो है वो ड्रॉ नहीं करिए मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन। देखिए सेक्शन डी में जब भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये काफी मेजर क्वेश्चन आपके बोर्ड के हिसाब से, दैट इज द डबल फर्टिलाइजेशन। और डबल फर्टिलाइजेशन जब आएगा तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा 5 मार्क्स के लिए, और 5 मार्क्स के अंदर जो है आपको टेक्सचुअल डायग्राम भी ड्रॉ करना है, एंड प्लस यू हैव टू डिस्क्राइब दिस पर्टिकुलर प्रोसेस। जो भी आपकी नोट्स में दी है या जो पॉइंट्स हमने लेक्चर के दौरान कवर किए हैं, तो उसमें आप डबल फर्टिलाइजेशन क्यों पूछा? सर आवाज ब्रेक हो रहा है सर। Sir, you are not audible. मौसम खराब है, नेट में इशू होता है, आपके यहाँ पे भी इशू हो सकता है, मौसम खराब चल रहा है सुबह से। तो चलिए, ये डबल फर्टिलाइजेशन आप सबको समझ में आ गया? हाँ सर। अरे डबल फर्टिलाइजेशन समझा कि नहीं? हाँ सर। हो सर। यस सर। यस सर। फर्टिलाइज है ना, उसमें 2 मेल फर्टिलाइज हो रहा है, एक एम्ब्रियो बना रहा है, दूसरा एंडोस्पर्म बना रहा है। इसलिए सीड का जो वायबिलिटी है, जो सर्वाइवल चांसेस है, वो इंक्रीज हो जाता है। दैट इज द ग्रेटर बेनिफिट ऑफ दिस पर्टिकुलर डबल फर्टिलाइजेशन। तो चलिए, काफी हॉट सेलिंग वाला क्वेश्चन था ये डबल फर्टिलाइजेशन का, बहुत सारे बच्चों ने पूछा था ये। आशा करता हूँ सबको डाउट्स इसका क्लियर हो गया है। एक बार आप मेरे प्रीवियस लेक्चर को भी देख सकते हैं, या फिर यू कैन रेफर योर नोट्स एज वेल। ठीक है, चलिए। तो निखिल, साक्षी, संजीत, प्रियंका, साक्षी, गुंजा, साक्षी, वैद्य, ये सभी ने ये क्वेश्चन पूछा था। उसके बाद साक्षी गुंजाल जो है नासिक रोड की, उसने और एक क्वेश्चन पूछा है, एक्सप्लेन द सीड एंड द फ्रूट डेवलपमेंट। देखिए, ये जो सीड और फ्रूट डेवलपमेंट होता है वो पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस में आता है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। अब देखिए बच्चों, पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस में क्या होगा? पहले तो जो है आपका फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा, दिस इज स्टिग्मा स्टाइल ओवरी एंड इन दिस द ओव्यूल इज देयर। अब क्या होगा? जब फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाता है तो ये फ्लावर के अंदर होगा, है ना, ये फ्लावर है, इसने फर्टिलाइजेशन करा, इसका काम हो गया। अब कोई इसका सवाल नहीं बचता है प्लांट के साथ लगे रहने का। तो उस समय क्या हो जाता है? तो फर्टिलाइजेशन आपका पेटल्स जो है, स्टिग्मा स्टाइल, ये सब ड्राई अप हो जाता है। ये फ्लावर के अंदर कुछ नहीं बचेगा। क्या बचा है यहाँ पे? ओवरी। और यहाँ पे क्या है? दिस इज दी ओव्यूल। आगे चल के जो है दिस ओवरी इंक्रीजेस इन साइज। इस ओवरी का जो है स्ट्रक्चर जो है बड़ा हो जाता है, मैच्योर हो जाती है, और यही ओवरी जो है आगे चल के क्या बनाती है? इट मेक्स फ्रूट। ये फ्रूट बनाती है। और ओव्यूल जो है फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनाता है? सीड बनाता है। और इस तरह से इसका वेट ज्यादा होने के बाद जो है ये फ्रूट लटक जाता है। तो आपने जैसे देखा होगा टोमेटो वगैरह जो होता है या एप्पल होता है,
तो उसमें इस तरह से जो है वो कैलिक्स आप यहाँ पे देख सकते हो, जो कैलिक्स यहाँ पे होते हैं यहाँ पे, और ये जो हैंगिंग टाइप का जो है प्लांट से बन जाता है। ये मेजर चेंजेस होते हैं ड्यूरिंग द फ्रूट फॉर्मेशन। अब देखिए फ्रूट में भी 11th में मैं आपको काफी डिफरेंट टाइप्स के फ्रूट्स के बारे में बताया हूँ, वो भी आपको रेफर करना पड़ेगा। अभी ये जो फ्रूट होता है इसमें बेसिकली जो ओवरी का कवरिंग होता है उसको पेरिकार्प कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द पेरिकार्प। द आउटरमोस्ट कवरिंग ऑफ द ओवरी इज नोन एज द पेरिकार्प। अभी ये जो पेरिकार्प है किसी किसी फ्रूट में जो है पेरिकार्प सिंगल रहता है, जैसे से फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ पी, मटर की जो शेंग होती है, बटाटे की शेंग, उसके अंदर जो है आपको सिर्फ पेरिकार्प देखने को मिलेगा। वो भी एक तरह का फ्रूट ही है ना, उसको लेग्यूम या पॉड कहते हैं हम लोग, तो इसको हम लोग पेरिकार्प कहते हैं। दिस इज नोन एज द पेरिकार्प। और उसके अंदर जो है यू विल गेट द सीड, इसके अंदर मटर होते हैं, वटाना होता है, ये सीड होते हैं। माने यहाँ पे पेरिकार्प सिंपल है, डिफरेंशिएटेड नहीं है। whereas in certain fruit like मैंगो के अंदर जो है आपको इस तरह से पेरिकार्प का डिवीजन मिलेगा। उसमें पेरिकार्प डिवाइड हो जाता है किसमें, एपिकार्प में, मेसोकार्प में एंड देन एंडोकार्प में, ठीक है। और उसके अंदर एंडोकार्प के अंदर क्या रहेगा, आपका सीड रहेगा। तो ऐसे अलग अलग टाइप के जो फ्रूट फॉर्मेशन जो है वो फर्टिलाइजेशन के बाद होता है। फ्रूट में भी सिंपल हो सकता है, एग्रीगेट हो सकता है, कंपोजिट हो सकता है। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ द फ्रूट्स आर देयर। आप इसके लिए जो है थोड़ा 11th स्टैंडर्ड का रेफरेंस जो है वो ले सकते हो कि मॉर्फोलॉजी के अंदर जो है फ्रूट के जो स्ट्रक्चर है कि ड्रूप किसको कहते हैं, फ्लेशी कुछ फ्रूट्स होते हैं, ड्रूप होते हैं, कुछ ड्राई होते हैं, जैसे कोकोनट और मैंगो एक ही टाइप के फ्रूट है। आप कहेंगे सर एक ही टाइप के कैसे हैं, क्योंकि दोनों ड्रूप है। अब ड्रूप क्यों है, क्योंकि दोनों में एपिकार्प, मेसोकार्प, एंडोकार्प होता है। मगर कोकोनट जो है ड्राई में आता है और मैंगो जो है वो फ्लेशी में आता है ना। आप कौन सा पार्ट खाते हो, तो आप मेसोकार्प खाते हो मैंगो का, और नारियल के अंदर जो उबरा रहता है उसको कर्नेल कहा जाता है। जब आप नारियल पानी पीते हो तो उसमें जो ग्रीन कलर का कवरिंग रहता है बाहर में, वो एपिकार्प होता है। जब वो सूख जाता है, नारळाच्या शेंड्या म्हणतो आपण त्याला, शेंड्या काढतो आपण, वो मेसोकार्प होता है फाइबरस। और जो कवटी होता है जिसको हम लोग तोड़ते हैं वो एंडोकार्प होता है, और अंदर जो कोबरा निकलता है वो सीड होता है ना। कहने के लिए ये सारा फ्रूट का डेवलपमेंट डिपेंड करता है किस प्लांट का फ्रूट किस तरह से डेवलप हो रहा है। तो एक बात इसमें याद रखिए, हमेशा जो फ्रूट है वो ओरी से बनता है, और ऐसे फ्रूट को जो हम लोग ट्रू फ्रूट्स कहते हैं। सच टाइप ऑफ फ्रूट इज कॉल्ड एज द ट्रू फ्रूट। और जो फ्रूट ओरी से नहीं बनते उसको हम लोग क्या कहते हैं, सच टाइप ऑफ फ्रूट्स आर कॉल्ड एज द फॉल्स फ्रूट। तो ऐसे फ्रूट के दो टाइप बनेंगे, ट्रू फ्रूट्स एंड फॉल्स फ्रूट। फॉल्स फ्रूट्स के अंदर क्या आएगा, एप्पल आएगा। अभी एप्पल क्यों फॉल्स फ्रूट है, क्योंकि एप्पल जो है वो थैलेमस से बना हुआ है। मतलब कोई एप्पल खा रहा तो आप उसको बोल सकते हैं अरे ये तो फ्रूट नहीं खा रहा है, तो फूल खा रहा है। वो बोलेगा कैसे, तो बोलना तो थैलेमस खा रहा है। क्योंकि जब आप एप्पल खाते हो तो टेक्निकली यू आर नॉट ईटिंग द फ्रूट पार्ट, यू आर ईटिंग द फ्लोरल पार्ट, दैट इज द थैलेमस। तो इसको हम लोग फॉल्स फ्रूट में कहते हैं। कैश्यू नट का जो फ्रूट होता है, काजू का फल, वो भी फॉल्स फ्रूट में आता है। हालांकि जो नट होता है वो रियल फ्रूट है, उसके पीछे वाला जो हिस्सा होता है वो पेडिसिल से बना होता है। थोड़ा 11th स्टैंडर्ड को रेफर कर लीजिए आप। इसके अलावा जो है पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स होते हैं। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स क्या कहते हैं मालूम है? पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स माने क्या, बोलो तो बच्चों, व्हाट डू मीन बाय पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स? जिसमें सीड नहीं होता। इसमें सीड नहीं होता। किसने जवाब दिया ये? भार्गवी। भार्गवी ने एकदम सही जवाब दिया। उसको 1 करोड़ का इनाम दिया जाता है।
सी पार्थेनोकार्पिक फ्रूट का मतलब होता है सीडलेस फ्रूट, जिसके अंदर सीड नहीं होता। ग्रेप्स है वो हम लोग बनाते हैं, ट्रीटमेंट देके उसको। बनाना है, बनाना नेचुरली पार्थेनोकार्पिक फ्रूट है। तो बहुत सारे फ्रूट के टाइप्स होते हैं जो कि फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है। क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट बनेगा, और यदि फर्टिलाइजेशन हो गया तो आपको ट्रू फ्रूट का डेवलपमेंट मिलेगी। ठीक है, अब चलिए साक्षी गुंजाड़ ने और एक पूछा था कि सीड का डेवलपमेंट कैसे होता है। देखिए बच्चों, ओव्यूल का स्ट्रक्चर आपको पता है, यू नो द स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। ये इस तरह से एनाड्रोपल एंड द इनर इंटीग्यूमेंट, ये जो आउटर इंटीग्यूमेंट होता है, इसको शॉर्ट में लिखते हैं आउटर इंटीग्यूमेंट, एंड दिस इज द इनर इंटीग्यूमेंट। अभी देखिए पोलन ट्यूब को आना था, आने दो, अंदर गई, फर्टिलाइजेशन हो गया, सब हो गया। अभी इस ओव्यूल का जो है आगे चल के अपने को सीड बनाना है। माने ये जो ओव्यूल है ये आगे चल के क्या बनने वाला है, आपका सीड। तो सीड में क्या होगा, ये जो इनर इंटीग्यूमेंट और आउटर इंटीग्यूमेंट होते हैं, आउटर इंटीग्यूमेंट से क्या बनता है, टेस्टा, कवरिंग टेस्टा बनेगा, और इनर इंटीग्यूमेंट से जो है टेगमेन बनेगा। इट विल मेक व्हाट, इट विल मेक द टेगमेन। तो ये टेस्टा और टेगमेन मिलके जो है दोनों क्या बनाते हैं, सीड कोट बनता है। क्या बनता है, सीड कोट। सीड का जो कवरिंग होता है, आप फुटाने खाते हो, है ना, फुटाने को ऐसे करोगे तो करके उसके डर्पल उड़ते हैं, वो क्या रहता है, सीड कोट होता है। हरे शेंगदाने खाते हो, तो शेंगदाने के ऊपर का कवरिंग रहता है, वो क्या रहता है, सीड कोट रहता है। सीड कोट बनता कैसे, सीड कोट दो इंटीग्यूमेंट से बनता है। आउटर इंटीग्यूमेंट से टेगमेन बनेगा, इनर इंटीग्यूमेंट से टेस्टा बनेगा, दोनों फ्यूज हो जाएंगे और आपको सीड कोट जो है वो फॉर्म दिखाई देगा, और ये पूरा ओव्यूल जो है वो सीड के अंदर बदल जाता है। जैसे आप चना देखोगे, हरभरा, तो ये हरभरा में आप इस तरह का स्ट्रक्चर देख सकते हो। चना, ये मोदक नहीं है, गणपति के दिन जब आप सोचोगे ये मोदक है, तो ये मोदक नहीं, ये चना है। आपने देखा होगा ये जो यहाँ पे एक छोटा सा डॉट होता है जहां से रेडिकल बाहर आता है जर्मिनेशन में, ये एक्चुअली माइक्रोपाइल होता है। दिस इज एक्चुअली व्हाट, दिस इज एक्चुअली द माइक्रोपाइल, और इस चने के ऊपर कोट होता है, और यही माइक्रोपाइल ओव्यूल को आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वही माइक्रोपाइल जो है सीड के अंदर भी होता है। दैट इज हाउ वी गेट अ डेवलपमेंट ऑफ द सीड आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। अब सीड जो है, जब ये ओव्यूल, दो टाइप के सीड बनते हैं बच्चों, एक होता है एंडोस्पर्मिक और दूसरा होता है नॉन एंडोस्पर्मिक। एंडोस्पर्मिक एंड नॉन एंडोस्पर्मिक। अभी यदि सीड एंडोस्पर्म को रिटेन करता है इवन द आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, दैट इज कॉल्ड एज एंडोस्पर्मिक। जैसे सीरियल्स है, व्हीट, ज्वार, राइस, मेज, बाजरा, ये सारे एंडोस्पर्मिक सीड हैं। और एंडोस्पर्म क्या होता है, एक न्यूट्रिटिव टिश्यू है जो सीड के अंदर होता है। इस सीड के अंदर ये नहीं रहता तो नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं, जैसे पी है, ग्राउंडनट है, पल्सेस आर देयर, ये नॉन एंडोस्पर्मिक में आते हैं। इसलिए अक्सर ये सीड के जो कॉटिलेडॉन है ये काफी थिक होते हैं। ठीक है, इस तरह से जो है आपका फ्रूट और सीड का डेवलपमेंट जो है वो होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते किसका है। Explain the fruit form। उसके बाद filiform apparatus is present in। थोड़ी देर में ये किसने पूछा था, नाम ले लेने तो आप लोगों को गुस्सा आएगा, सर मैं नाम नहीं लिया। साक्षी गुंजाड़, नासिक रोड की जो है, और उसने पूछा है कि filiform apparatus क्या होता है। हम आपको पहले थोड़ी देर पहले बता चुके हैं कि व्हाट इज मीन बाय द filiform apparatus। देखिए साइनर लिड जो होती है, साइनर लिड, एक साइनर लिड, दोनों में से कोई एक का जो है वो थिक वॉल बनती है, थिक वॉल।
और यही थिक वॉल्ड सेल जो है एक तरह का apparatus बन जाता है यहाँ पे, which guides the entry of pollen tube inside the embryo sac. So where it is present, it is of course present into the embryo sac, and which is a thick walled synergid, is called as the filiform apparatus. ठीक है, तो साक्षी मिला का यहाँ पे जो क्वेश्चन था उसको हम सॉल्व करेंगे। अभी जो है शायद उसी का क्वेश्चन है, साक्षी ने पूछा और है कि द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन लीफ सेल। वन मोर क्वेश्चन साक्षी का, देखिए लीफ सेल है, लीफ सेल, इस लीफ सेल के अंदर जो क्रोमोसोम नंबर है वो आपको दिया है 4 क्रोमोसोम। देखिए ध्यान से देखिए, लीफ सेल के अंदर हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आते हैं, उन्होंने पूछा है कि पॉलन टेट्राएड जो होता है, पॉलन टेट्राएड, इस पॉलन टेट्राएड के अंदर कितने क्रोमोसोम्स रहेंगे। क्वेश्चन सिंपल है, समझना जरूरी है। देखिए लीफ सेल जो होती है वो डिप्लॉयड होती है, तो डिप्लॉयड का नंबर कितना दिया है उन्होंने, 2n = 4, तो n को फाइंड आउट करिए आप, n = what, it is 2। अब पोलन टेट्राएड का मतलब क्या होता है, टेट्रा माने कितना, 4। जब भी एक पोलन मदर सेल जब मियोसिस करती है, पीएमसी माने क्या, पोलन मदर सेल, ये मियोसिस करती है, इट अंडरगोस द रिडक्शन डिवीजन, मियोसिस करेगी एंड यू विल गेट द फॉर्मेशन ऑफ 4 डॉटर सेल्स, है ना। एक पोलन मदर सेल से जो है जब मियोसिस होगा तो आपको 4 पोलन ग्रेन्स मिलने वाले हैं यहाँ पे। ये पोलन ग्रेन आपस में चिपके हुए रहते हैं, उसको हम लोग टेट्राएड कहते हैं। क्यों कहते हैं, 1 2 3 4, इट इज नोन एज द पोलन टेट्राएड। अभी यदि लीफ सेल है तो पीएमसी ऑब्वियसली कितना होगा, 2n = 4। तो पोलन टेट्राएड में जो है कितने क्रोमोसोम्स रहेंगे, तो ऑफ कोर्स इसमें 2, इसमें 2, इसमें 2 रहेंगे, इसमें 2 रहेंगे, टोटल इसका आंसर आएगा 8। आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट यदि क्लियर है तो सच टाइप ऑफ मेनी क्वेश्चंस आर वेरी कॉमन इन सीईटी एज वेल एज द एनईटी। बेसिक फंडामेंटल आपका क्लियर होना चाहिए कि रिडक्शन डिवीजन क्या क्या होता है, तो पीएमसी का होता है, उसमें रिडक्शन डिवीजन होने के बाद कितनी सेल्स बनती है, 4 डॉटर सेल्स बनती है, तो ऑब्वियसली 2n = 4 and n = 2 हो गया। तो ये चारों के क्रोमोसोम मिला के कितने हो गए, 8 हो गए, तो ऑब्वियसली इसका करेक्ट आंसर आएगा 8, बी इज द करेक्ट आंसर। साक्षी क्लियर हो गया, यस सर। नहीं मालूम है क्या, हाँ ठीक है। मैं आपको लिख नहीं पा रहा हूँ क्योंकि लैपटॉप उधर के, तो चलिए साक्षी का यहाँ पे हो गया। उसके बाद निशाद ने पूछा है, चलिए उसका नाम ले लेते हैं। PS of Anther is Nishad from अशोक स्तंभ, ठीक है, काफी एक्टिव बच्चा है, ठीक है निशाद आज गुना सर, ऐकतोय ना मला, हाँ ये टीएस ऑफ एंथर में जो है काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको ये वाला डायग्राम जो हमने बहुत पहले मई में जो लेक्चर लिए थे उसमें ये डायग्राम आपको बताए थे। टीएस ऑफ एंथर काफी इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड में भी आता है, एनसीईआरटी में इसके काफी क्वेश्चंस कॉमनली आते हैं। ओके, वॉल होता है, ये एंथर वॉल में जो है सबसे पहला जो लेयर होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज द एपिडर्मिस। अब नीचे वाला लेयर आप चाहे तो उसको हाइपोडर्मिस कह लो, आपके टेक्स्ट बुक में जो है उन्होंने इसको बोला है एंडोथेसियम। एंडोथेसियम, अभी एंडोथेसियम के बाद जो लेयर होता है वो मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, उसको हम लोग बेसिकली मिडल लेयर कहते हैं। दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज द मिडल लेयर, जो कि मल्टी लेयर स्ट्रक्चर होता है। और एंड में जो इसके अंदर
तो हम लोग क्या Tapetum. कहते हैं? टैपेटम। इसको क्या कहेंगे? टैपेटम। देखो बच्चों, ये जो एंथर वॉल है, मतलब जो एंथर की दीवार बनी है, वो 4 लेयर से बनी। सबसे बाहर वाला लेयर कौन सा है? एपिडर्मिस। उसका मेन फंक्शन अंदर के जो वॉल में प्रोटेक्ट करना, एपिडर्मिस सिंगल लेयर वाला स्ट्रक्चर होता है। एंडोथेसियम के बारे में थोड़ा ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको देना चाहूंगा। पर इसमें खासियत होती है, इस एंडोथेसियम के अंदर जो है बच्चों, फाइब्रस थिकनिंग होती है। फाइब्रस थिकनिंग। अब ये फाइब्रस थिकनिंग जो है, ये हाइग्रोस्कोपिक होती है। इट इज हाइग्रोस्कोपिक। अब हाइग्रोस्कोपिक का मतलब क्या होता है? इट कैन रिटेन द वाटर, इट कैन एब्जॉर्ब द मॉइस्चर और वाटर वेरी इजीली, इट कैन लूज द वाटर वेरी इजीली। भी होता है। एंथर मैच्योर हो जाता है, तो इस मैच्योर एंथर का जो है उतना जरूरी होता है, उसको डेहिसल्स कहते हैं। दैट इज नोन एज व्हाट? दैट इज नोन एज द डेहिसल्स। उसको हम लोग बोलते हैं डेहिसल्स। डेहिसल्स माने क्या? द बर्स्टिंग ऑफ एंथर। उससे क्या होता है? पॉलन ग्रेन रिलीज हो जाएंगे। तो इसमें ये एंडोथेसियम मदद करता है। कैसे मदद करता है? देखिए बच्चों, जब एंथर बनेगा, मैच्योर होगा, जब मैच्योर होगा तो ड्राई हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा तो ये एंडोथेसियम जो है ये प्रेशर एक्सर्ट करता है। जैसे आप बलून को फुला लो और बलून को प्रेस करते जाओ, प्रेस करते जाओ, पट से फटेगा वो। यही एंथर में होता है। जब ये एंडोथेसियम श्रिंक करता है तो ये मिडल लेयर पे प्रेस करता है और फिर पूरा एंथर फूट जाता है, और उसमें से ये सारे जो करके उस क्रिया को जो है हम लोग डेहिसल्स कहते हैं। ठीक है, तो एंडोथेसियम का काफी अहम रोल इसमें होता है। उसके बाद आता है आपका मिडल लेयर, जिसमें कि न्यूट्रिशन वाली काफी चीजें होती है, मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। फिर आपका लास्ट लेयर आता है टैपेटम। टैपेटम जो है वो लास्ट लेयर होता है एंथर वॉल का, और फिर होता है आपका स्पोरोजिनस टिश्यू सेल्स। तो ये सारा जो स्ट्रक्चर है, इस लाइन के साथ, डायग्राम के साथ आपको बहुत अच्छे से जो है करके रखना है। डायग्राम को बार-बार प्रैक्टिस करोगे, जैसे मैंने बताया, एनी डायग्राम यू हैव टू ड्रॉ 21 टाइम्स। और मैंने देखा है कि इंदिरा नगर के काफी बच्चों के पेपर मेरे पास आए थे चेक करने के लिए। डायग्राम के बारे में आप बहुत सोच सोच के डायग्राम निकालते हो। ज्यादा प्रैक्टिस करिए, बार-बार डायग्राम निकालिए। एक डायग्राम कम से कम 21 बार आपको रिपीट करना है, सो दैट यू विल बिकम मास्टर। ऐसा नहीं कि एग्जाम में सिर्फ पेपर में आया तभी डायग्राम निकाल लिए, तो उसमें आपकी गलतियां काफी हो जाती है। और बायो ऐसा सब्जेक्ट है, डायग्राम के बिना आपका सब्जेक्ट अधूरा है। इवन इफ दे आर नॉट आस्किंग, जैसे डबल फर्टिलाइजर, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलाइजर, तो बच्चे क्या करेंगे? डबल फर्टिलाइजर का प्रोसेस सारा लिख दिया, बट डायग्राम आपने ड्रॉ नहीं किया, तो आपके 2 मार्क जो है उसमें से कट हो जाएंगे। फिर आप बोलोगे सर आपने क्योंकि आपका डायग्राम मिसिंग रहता है। तो डायग्राम काफी इंपॉर्टेंट है। सेम इज द केस विद द टीएस ऑफ एंथर। ईशा, कोई और डिफिकल्टी इसमें समझने में? पीएमसी काय सर ते? पीएमसी पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन प्राइमरी मदर सेल। पीएमसी में पॉलन मदर, ये पीएमसी के ये डिप्लॉयड सेल होती है ना, इसको एमएमसी भी कहा जाता है। पीएमसी ला एमएमसी पण म्हणतात। एमएमसी म्हणजे काय? मायक्रोस्पोर मदर सेल। मग एकदा तिला तुम्ही पीएमसी म्हणा किंवा एमएमसी म्हणा। पीएमसी म्हटलेलं जास्त करेक्ट, कारण एमएमसी म्हणजे मेगास्पोर मदर सेल पण होऊ शकते। सो इन्स्टेड ऑफ दैट बेटर यू कैन रिमेंबर द पॉलन मदर सेल। पॉलन मदर सेल असते, तिचं रिडक्शन डिव्हिजन होणार फ्युचर मध्ये, आणि मग त्याच्यापासून पॉलन टेट्राएड तयार होणार, 4 पॉलन ग्रेन, आणि तेच पुढे जाऊन पॉलन ग्रेन जे आहे ते लिबरेट होतात। ठीक है, हां, ओके। शांति हो गई उसकी आत्मा की। पीएस ऑफ एंथर। अभी इसमें और होता है कि स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर और सिद्धि वर्मा फ्रॉम अशोक स्तंभ, उन्होंने पूछा स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर क्या होता है।
देखिए स्ट्रक्चर जो होता है माइक्रोस्पोर का, स्फेरिकल शेप माइक्रोस्पोर होते हैं। अब थोड़ा सा डायग्रामेटिक आपको बताते हैं। ये इनर वॉल होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटाइल, जो कि सेल्यूलोज से बना होता है। और इसका जो आउटर वॉल होता है, दिस इज द आउटर वॉल, एक्साइन। यस, ये एक्साइन होता है। और ये जो एक्साइन है काफी टफ होता है। ये किससे बना होता है, स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन जो है एक हार्ड सब्सटेंस है, और जिसके ऊपर किसी प्रकार के केमिकल का, हवा का, लाइट का, टेम्परेचर का असर नहीं होता। ये प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर रहता है। काफी बार एमसीक्यूज में ये पूछा जाता है कि एक्साइन इज मेड अप ऑफ व्हाट, इट इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन। इंटाइन जो है वो सेल्यूलोज। तो इस तरह से डबल लेयर स्ट्रक्चर होता है। सेंटर में जो है हैप्लॉइड न्यूक्लियस, हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है, हैप्लॉइड न्यूक्लियस। और इसमें कुछ रीजन ऐसे होते हैं ना जहां पे इधर द एक्साइन इज एब्सेंट, इट इज एब्सेंट, और इवन इफ इट इज प्रेजेंट इट इज वेरी थिन। और यहाँ पे भी ये सेल्यूलोज रहता है। ये जो पर्टिकुलर ये एरिया होता है, इसको हम लोग बोलते हैं जर्म पोर। जर्म पोर, जर्म पोर। ये एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकते हैं। और जर्म पोर वो रीजन होता है जहां से पोलन ट्यूब जो है वो बाहर आता है। यहाँ से तो पोलन ट्यूब इट कम्स अप। पोलन ट्यूब क्या होती है, ये बेसिकली इंटाइन का ही एक्सटेंशन होता है। जैसे कुछ बच्चे बबल गम खाते हैं और खाके जो उसको मुंह में लाके उसका बलून बनाते हैं, तो आप क्या बाहर से बलून चिपकाते हो क्या? नहीं, आप बबल गम से बलून बनाते हो ना। मुझे नहीं आता है, तो बता देता मैं आपको। तो उस तरह से बलून फुला के आप उसी बबल गम को बाहर ला रहे हो। से ये जो है पोलन ग्रेन, ये भी बबल गम खाता है और पोलन ट्यूब को बाहर निकालता है। वो पोलन ट्यूब किससे बनी होती है, सेल्यूलोज से। और इसीलिए ये मेल गैमेट जो है आगे चल के चला जाता है। अब देखिए आपको एनईडी के हिसाब से, सीईटी के हिसाब से क्या याद रखना है, मैंने उस समय भी बताया था आपको कि जर्म पोर जो होता है यदि एक सिंगल हुआ तो उसको मोनोपोरेट कहते हैं। याद होगा आपको, दैट इज नोन एज मोनोपोरेट, माने सिंगल जर्म पोर। यदि दो हुए तो उसको कहेंगे हम लोग बाइपोरेट और ट्राइपोरेट। आगे नहीं बढ़ाएंगे, देयर आर हार्डली मोनोपोरेट, बाइपोरेट और ट्राइपोरेट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज देयर। तो इस तरह से जो है ये माइक्रोस्पोर का स्ट्रक्चर हो जाता है। और माइक्रोस्पोर का एक्साइन अलग-अलग टाइप के होते हैं, डिजाइन वाले होते हैं, क्योंकि डिपेंड करता है किस स्पीशीज के जो है वो पोलन ग्रेन से, और उसका एजेंसी क्या होता है, पॉलिनेशन। तो चलिए, निशात और साक्षी गुंजार दोनों ने क्वेश्चन पूछा था, नहीं सिद्धि ने पूछा। उसके बाद निशात, अशोक स्तंभ ब्रांच, निखिल कोट से, अशोक स्तंभ दोनों ने पूछा डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट क्या होता है। कैसा होता है? देखिए इसमें डायग्राम एसेंशियल है, एक्सप्लेनेशन, दिस इज दी माइक्रोस्पोर। अब ये माइक्रोस्पोर जो होता है, माइक्रोस्पोर, दिस माइक्रोस्पोर इज नथिंग बट व्हाट, इट इज नथिंग बट द पोलन ग्रेन। ये एक तरह का पोलन ग्रेन ही है, इसके ऊपर ये क्लास है ना, अभी थोड़ी देर पहले। जब इससे मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है तो इसमें सबसे पहले फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन होगा। इस न्यूक्लियस का क्या होगा, फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन, और उसमें जो है टू सेल स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है। इस सेल, छोटी वाली जो सेल होती है उसको कहते हैं हम लोग जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल
इसको जो है टू सेल स्ट्रक्चर कहा जाता है। इट इज नोन एज द टू सेल स्ट्रक्चर। और इसी स्टेज में जो है पॉलन ग्रेन्स को लिबरेट किया जाता है अंदर से स्टिग्मा की तरफ। फिर आगे चल के क्या होता है, यही जो फर्दर डेवलपमेंट है, इसमें पॉलन ग्रेन जब स्टिग्मा के ऊपर जाएगा तो उसका जर्मिनेशन हो जाएगा। ये ट्यूब न्यूक्लियस रहेगा और ये ट्यूब न्यूक्लियस और ये है मेल न्यूक्लियस सिंगल रहता है। इसको जेनरेटिव न्यूक्लियस कहते हैं। देखिए जेनरेटिव सेल के अंदर जेनरेटिव न्यूक्लियस और ट्यूब सेल के अंदर ट्यूब न्यूक्लियस। अब ये कौन है, ट्यूब न्यूक्लियस है। ये कौन है, जेनरेटिव सेल का न्यूक्लियस है। अब आगे चल के जो है इसका सेकेंड माइटोटिक डिवीजन होगा और इस तरह से आपको मैच्योर मेल गैमेटोफाइट देखने को मिलेगा। मैच्योर इसमें जो है आपको ट्यूब न्यूक्लियस एंड टू नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स और इसको जो है हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इसको जो है हम लोग मैच्योर मेल गैमेट कहते हैं। इस तरह से ये डेवलपमेंट हो जाता है। माने शुरू हुआ था माइक्रोस्पोर से, सफर मैच्योर नहीं है। जैसे कोई छोटा बच्चा आएगा आप उसको बोलेंगे ना ये मानुस कसा आला, बच्चा होता है। जब वो बड़ा बन जाता है निशाद के जैसे या मेरे जैसे तो उसको मैच्योर कहेंगे हम लोग, मैच्योर बन गया। तो इस तरह से ये मैच्योर मेल गैमेटोफाइट है जिसके अंदर दो नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स है या मेल न्यूक्लियस और एक ट्यूब न्यूक्लियस वहां पे आपको दिखाई देता है। तो इस तरह से जो है मेल गैमेटोफाइट काफी इंपॉर्टेंट है। थ्योरी में भी क्वेश्चन पूछा जाता है फॉर 3 मार्क्स और एनसीईआरटी के हिसाब से क्वेश्चन किसी भी एंगल से इसमें आ सकता है। वो इसेंशियल है। जैसे वो पूछेंगे या मैं आपको पूछता हूँ, चलो कितने बच्चे if I ask you the question that how many ये दिखाई दे रहा है ना how many, अरे दिखाई दे रहा है कि नहीं? हाँ हाँ, सर, सर। यस सर, Yes, sir. Mitotic divisions. How many mitotic divisions are required to form 100 mature male gametophyte? क्वेश्चन समझ में आ रहा है आपके? 50. How 50. कान खोल के सुन लो गावा। How many mitotic divisions are required to form 50. 125. 25. 125. 25. ये कितना है भाई? 50. ये बताओ ये पूछ वाला कितना है? एक दे रहा है ना आपको? हेलो स्टूडेंट्स, Yes sir. Yes, sir. ये कितना है? एक सिंगल है। अभी ये एक माइक्रोस्कोप लगा, दो, देखिए ये एक और ये दो, तब जाके एक मैच्योर मेल गैमेटोफाइट बना। अपने को 100 ऐसे बनाने कितना माइटोटिक डिवीजन लगेगा? 200. 200 है ना? बाकी बच्चे भी समझ 200. फिर बोल रहे हैं नहीं हमको क्लास में एनईटी में कब बताया था ईच एंड एवरी क्वेश्चन डिस्कस रखा है कि हर साल जो है उसमें से क्वेश्चन उठा लिया और आपको पेपर में पूछ लिया। एवरी टाइम दे विल आस्क यू क्वेश्चन दिस वे और दिस वे, है ना? अलग तरह से क्वेश्चन पूछने में चाहिए। ठीक है, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट हमने बता दिया था। चलिए, और डेवलपमेंट हो गया। उसके बाद व्हाट इज क्रिस्टल इंटरेक्शन? काफी लोगों ने क्वेश्चन पूछा है। साक्षी वैद्य अशोक स्तंभ, साक्षी शेट्टे अशोक स्तंभ, साक्षी गुंजालम नासिक रोड, साक्षी गुंजालम नासिक रोड, इन लोगों ने पूछा है पॉलन
इंटरैक्शन। देखिए सबसे पहली बात कि पॉलिनेशन होने के बाद ये पॉलन ग्रेन जो है वो लैंड करता है स्टिग्मेटिक सरफेस के ऊपर, है ना। ये स्टिग्मा होता है, ये प्लेटफॉर्म दिया जाता है ताकि पॉलन ग्रेन जो है यहाँ पे आके लैंड करे। ये पॉलन ग्रेन है ब्लैक वाला, ये स्टाइल है, ओरी के अंदर ओव्यूल। अभी सबसे पहली बात थी कॉम्पैटिबिलिटी की होती है, कॉम्पैटिबिलिटी। अब देखिए ये कॉम्पैटिबिलिटी क्या होता है। पहली बात तो पॉलन ग्रेन कॉम्पैटिबल होना चाहिए, माने उसी स्पेसीज का होना चाहिए। ऐसे नहीं है गुलाब का फूल है उसके ऊपर में जो है मैंगो लगेंगे, ऐसे कभी होगा नहीं, है ना। उसी स्पेसीज का होना जरूरी है, सेम स्पेसीज, तो उसको हम लोग कॉम्पैटिबल कहते हैं। प्लस एप्रोप्रिएट कंडीशन होना चाहिए, स्टिग्मा रिसेप्टिव होना चाहिए, पॉलन ग्रेन जो है वो वेल, ये सारी बातें पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन में आता है। पॉलन माने क्या है, पॉलन ग्रेन। पिस्टिल माने क्या, दिस इज अ पिस्टिल। तो चाहे आप पिस्टिल कह लो या फिर इसको कार्पेल कह लो, कुछ भी कह सकते हैं, पिस्टिल और कार्पेल। अब ये पिस्टिल कार्पेल जो है इसका इंटरेक्शन कैसा होगा, देखिए इसमें दो तीन बातें होती है। एक तो इसमें केमिकल इंटरेक्शन जरूरी होता है, माने स्टिग्मा के ऊपर जो कुछ उसका स्टिकी जो सब्सटेंस उसमें से वो सेम स्पेसीज के पॉलन ग्रेन को ही अलाउ करेगा सो दैट इट कैन इजीली टर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा। तो ये केमिकल फैक्टर इसमें इंपॉर्टेंट प्ले होता है। इसके अलावा जेनेटिक फैक्टर इसमें, ये दोनों फैक्टर इसमें जो है कंसीडर होते हैं ड्यूरिंग द पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। और इसी वजह से जो है ये पॉलन ट्यूब जो है ये धीरे धीरे ओव्यूल की तरफ बढ़ता है, चाहे वो ओरोगैमी, मेसोगैमी और इंट्यूबमेंट से वो ये चला जाता है अपना ओव्यूल के अंदर और फर्टिलाइजेशन इसमें होता है। तो देखिए बेटा यही पॉलन पिस्टिल जो है इंटरेक्शन इसमें जरूरी है। इसमें आपको मेनली क्या याद रखना है कि पॉलन ग्रेन जो है कॉम्पैटिबल होना चाहिए, माने सेम स्पेसीज का होना चाहिए, उसी प्लांट का या उसी स्पेसीज के दूसरे प्लांट का जो बाहर से आया है कॉम्पैटिबल होना चाहिए। उसके बाद केमिकल इंटरेक्शन जरूरी होता है पॉलन ग्रेन और पिस्टिल के अंदर। जेनेटिक फैक्टर्स आर आल्सो रिस्पांसिबल। ये सारी प्रोसेस को चेक कौन करता है, कौन कंट्रोल करता है, दैट इज द जीन्स ऑफ दैट पर्टिकुलर स्पीशीज। तो इस तरह से जो है पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन होके देन द फर्दर द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस। तो काफी बच्चों ने ये पूछा था। उसके बाद नेक्स्ट पूछ रहा है कि डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट डेवलपमेंट थोड़ा सा ट्रिकी है समझने में, हार्ड तो नहीं, थोड़ा डिफरेंट है एज कंपेयर्ड टू डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट होता है, इसका डेवलपमेंट होता है। इसका डेवलपमेंट देखिए बच्चों, ये सेल होता है, इसको मेगास्पोर मदर सेल कहते हैं, एमएमसी। इस एमएमसी का सबसे पहले क्या होगा, सेक्शन डिवीजन होगा, माने क्या होगा, मियोसिस। और मियोसिस होने के बाद जो है ये द फॉर्मेशन ऑफ 4 हैप्लॉइड सेल्स, टेट्राएड बनता है, इसको हम लोग टेट्राएड कहते हैं, 4 बनेगा टेट्राएड, 1 2 3 4। इसमें से ये अपर 3 सेल जो होती है वो डीजेनरेट हो जाती है। क्यों हो जाती है आप खुदा से पूछ लीजिए, ठीक है। ये तीनों सेल जो है ये फर्दर डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करती, इसको कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। एग्जाम में ऐसा कट नहीं मारना है, हम आपको समझाने के लिए बोल रहे हैं कि यू कैंसिल दिस, ये 3 तो बर्बाद हो गई। ये जो लोअर सेल होती है इसको फंक्शनल मेगास्पोर कहा जाता है, इट इज नोन एज द फंक्शनल मेगास्पोर। आगे चल के यही जिंदगी बनाएगा, इट इज नोन एज द फंक्शनल मेगास्पोर।
फिर क्या होता है, ये फंक्शनल मेगास्पोर का फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन होगा तो 2 न्यूक्लियस बनेंगे। फिर इसका सेकंड माइटोटिक डिवीजन होगा तो इसमें 4 न्यूक्लियस बनते हैं। और जब इसका थर्ड माइटोटिक डिवीजन होगा तो उसके अंदर 8 बनेंगे, है ना। तो 8 में से 4 जो है वो चलाजल एंड की तरफ होते हैं और 4 जो है वो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होते हैं। देखिए बच्चों, पहला रिडक्शन डिवीजन बात हो गई, डीजनरेट हो गई। ये फंक्शनल मेगास्पोर है, इसने पहला माइटोटिक डिवीजन करा, 2 न्यूक्लियस फॉर्म हो गए। सेकंड करा, 4 न्यूक्लियस फॉर्म हो गए। थर्ड करा, 8 न्यूक्लियस फॉर्म हो गए। अभी 8 न्यूक्लिएटेड बन गया आपका। अब इसमें होता कैसा है, ये जो चलाजल है उसमें से एक बंदा सेंटर में आता है। ऊपर में कितने बंदे बचे, 3। ये जो माइक्रोपाइलर के 4 न्यूक्लियस होते हैं, इसमें से एक बंदा सेंटर में आता है। यहाँ पे कितने बचे, 3, है ना। तो ये चलाजल एंड की तरफ यहाँ पे एंटीपोडल सेल बन जाती है, ये सेकेंडरी न्यूक्लियस बन जाता है, ये एक एपरेटस बन जाता है, ये एग है, ये साइनोसाइड है, ये आपकी एम्ब्रियो सैक बन गई। यही एम्ब्रियो सैक जो होती है वो 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर होता है। और इसको जो हम लोग पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक बोलते हैं। इट इज नोन एज द पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक। क्योंकि साइंटिस्ट ने सबसे पहले जब इसको स्टडी किया तो ये पॉलीगोनम नाम के जो है प्लांट के अंदर इन्होंने देखा, एंड दैट्स व्हाई इट्स नेम इज गिवन टू दिस पर्टिकुलर डेवलपमेंट एम्ब्रियो सैक। तो इस तरह से जो है फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है। देखिए बच्चों, ओव्यूल फीमेल गैमेटोफाइट नहीं है, कार्पेल फीमेल गैमेटोफाइट नहीं है। गैमेट का मतलब है सिर्फ और सिर्फ एम्ब्रियो सैक, ठीक है। तो चलिए और एक क्वेश्चन अच्छे मौसम में पूछ लेते हैं। आपको थोड़ी देर पहले मैंने मेल गैमेटोफाइट का पूछा था, क्वेश्चन रिमेन्स द सेम। क्वेश्चन वही है, सिर्फ पूछने का तरीका बदल गया। अब बताइए, एक एम्ब्रियो सैक बनाने के लिए कितना माइटोटिक डिवीजन लगा? 3 बच्चों लगा 3 तो यदि आप 100 डिवीजन 100 फीमेल गैमेटोफाइट 300 300 अभी दूसरा थोड़ा सा गर्म क्वेश्चन आपको पूछते हैं आपको 200 फीमेल गैमेटोफाइट, अच्छे से सुनिए। ऑडिबल नाही सर तुम्ही? फीमेल गैमेटोफाइट सर आवाज नाही येते आवाज नाही येते सर. सर आवाज नाही येते ब्रेक आवाज होतोय नाही खूप येते आवाज. सर आवाज नाही येते. आवाज है हो ना अरे यार नाही ना लेक्चर पण वाटतात तेच बरे येते, इथे कोणी भोंगा वाजवतं, कोणाच्या घरातला आवाज येतोय। एनीवे हो ना सर. कंटिन्यू करता हूँ। 100 आपको ऐसे फीमेल गैमेटोफाइट बनाने हैं, 100 कितना मियोटिक लगेगा? हाउ मेनी meiotic divisions are required? 300 100 लगेगा, क्योंकि यहाँ पे तो ये 100 मेगास्पोर मदर सेल है। ये 100 बार जब करेंगे तो आपको अल्टीमेटली एक डिवीजन में एक ही मिल रहा है, तो 100 के लिए 100 लगेगा। मगर 100 के लिए माइटोटिक डिवीजन जो है, जैसे आपने बताया, वो कितना लगेगा? 300। तो इस तरह के क्वेश्चन, लॉजिकल क्वेश्चन जो है आपको एक्सपेक्टेड है एग्जाम, ठीक है। चलिए अभी किसकी शांति होगी, खास मत रहे, निश्चित हो गया। कमर्शियली एक्सप्लॉइटेड, तो थोड़ी देर पहले बताया था, साक्षी वैद्य ने पूछा है पॉलीएम्ब्रियोनी कैन कमर्शियली एक्सप्लॉइटेड माने हॉर्टिकल्चर में, एग्रीकल्चर में क्या बेनिफिट होगा, मैंने आपको बता दिया। एक सीड के अंदर मिनी एम्ब्रियोज आर देयर, सो वी गेट मिनी सीडलिंग्स।
उस सीडलिंग्स को आप सेपरेट करके चाहे उससे ज्यादा प्लांट बना सकते हो। जैसे आपके पास सिंगल सीड है, उसके अंदर 5 एम्ब्रियो है। नॉर्मली क्या होता है, एक सीड एक प्लांट, है ना, एक सीड एक प्लांट। यहाँ एक सीड से आपको 5 प्लांट मिल रहे हैं अच्छे क्वालिटी के, तो पॉली एम्ब्रियोनी का वो एडवांटेज हो गया ना। तो कमर्शियली जो है आप उसको एक्सप्लॉइट कर सकते हो, माने उसका बेनिफिट ले सकते हो। तो चलिए ये हो गया। उसके बाद कौन सा है, एजेंसीज फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। किसी ने पूछा है, नाम बता दे, ये तो पूछने वाले को गुस्सा आएगा। एजेंसीज फॉर क्रॉस पॉलिनेशन पूछा है, प्रियंका अवार्ड फ्रॉम अशोक स्तंभ। तो चलिए प्रियंका आपके लिए ये आंसर है। एजेंसीज फॉर क्रॉस पॉलिनेशन बहुत आसान है। हमने आपको एक चार्ट बना के दिया था कि क्रॉस पॉलिनेशन में जो है एजेंसीज लगती है। एजेंसीज, अभी एजेंसी 2 तरह की होती है, एबायोटिक हो सकती है, एबायोटिक, उसमें क्या आता है आपका वाटर और एयर। और बायोटिक एजेंसी होती है। बायोटिक एजेंसी में क्या क्या आता है, बहुत सारी चीजें आती है। इसमें बर्ड आते हैं, बैट्स, बैट्स आती है, एनिमल्स, इंसेक्ट, प्लांट्स आते हैं, उसके बाद कोई भी एनिमल आता है, गूगल गाय आती है, क्या बोलते हैं गूगल गाय को, स्नेल। ये बायोटिक एजेंसी होती है। इनका काम होता है एक जगह से दूसरी जगह पे पोलमरेन को ले जाना। रेगुलर में मैंने ये पढ़ाया आपको, कोई प्लांट कहाँ पे है, अशोक स्तंभ पे, अशोक स्तंभ पे। दूसरा प्लांट किधर है, सीबीएस। याद है, एक प्लांट अशोक स्तंभ पे, दूसरा सीबीएस पे। हवा चली आयर सर के घर की तरफ से, रामवाड़ी से, कहाँ पे आई हवा, अशोक स्तंभ पे। अशोक स्तंभ पे जो है उड़ के कहाँ चले गए, सीबीएस पे। सीबीएस, हो गए कि नहीं। तो ये एजेंसीज का काम होता है टू कैरी द पोलमरेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा। तो ये एक तो वाटर काम करेगी, नहीं तो फिर हवा काम करेगी, दोनों ए बाय के कैरेक्टर्स इंपॉर्टेंट है बच्चों। यहाँ वापिस से लेसन तो मैं नहीं पढ़ाने वाला, आप क्या करिए, जिस प्लांट का पोलिनेशन वाटर से होता है उसके कैरेक्टर्स आप याद रखिए, उसके पोलमरेन्स कैसे होते हैं, उसके फ्लावर्स कैसे होते हैं, उनका कैरेक्टर्स कैसा होता है। सेम इज द केस विद एयर। अभी उसमें कंडीशन क्या होनी चाहिए सर, जो एकदम हल्के फुल्के होने चाहिए, थोड़ी सी हवा चली तो पोलमरेन भी चले, वो एकदम हल्की नहीं चाहिए ना, आयर सर के जैसे या मेरे जैसे नहीं होने चाहिए कि हवा से नहीं उड़े, वो अशोक स्तंभ भी बने रहेंगे। काफी हल्के फुल्के जो है वो होने चाहिए ताकि हवा के साथ वो आराम से चले जाए। उनकी वॉल जो होती है वो स्मूथ होनी चाहिए, क्योंकि इट शुड डू नॉट कॉज एनी रेजिस्टेंस व्हाइल ट्रैवलिंग इनटू द एयर। उनका सरफेस स्मूथ होता है, नंबर ज्यादा होते हैं। तो ये सारे कैरेक्टर्स आपको ख्याल रखने हैं। सेम इज द केस विद द बायोटिक एजेंसी। मैंने जैसे कहा इसमें बर्ड्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद इंसेक्ट्स और बैट्स। बस आप ये 3 करके रखिए अच्छे से। बर्ड की खासियत क्या होती है, फ्लावर स्ट्रॉन्ग होता है, ये 3 करके रखिए अच्छे से। कलरफुल नेक्टर होता है, फ्रेग्रेंस होना जरूरी नहीं है, क्योंकि बर्ड्स ऑल फैक्टरी लोग उनके अनडेवलप्ड होते हैं, उनको स्मेल नहीं आती है अच्छे से, ठीक है। तो बर्ड का जो खासियत है पॉलिनेशन वाला वो याद रखिए, फ्लावर का स्ट्रक्चर। इंसेक्ट का तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कहीं भी पूछ सकते हैं। उसमें लीवर मैकेनिज्म मैंने बताया था आपको रेगुलर लेक्चर में, हम देखिए वो साल्विया का मैकेनिज्म होता है, लीवर मैकेनिज्म साल्विया प्लांट के अंदर। और बैट्स का एक खास प्रकार का प्लांट होता है जिसको हम लोग काइजेरिया पिनाटा कहते हैं, उसका कैरेक्टर आप याद रख सकते हो। ये सारी तो चलिए, एक ही लड़की ने क्वेश्चन पूछा था प्रियंका अवार्ड में, ठीक है ना, हो सकता है वो आज वो लेक्चर में है कि जावेद सर,
प्रियंका अवार्ड नहीं है। देखिए क्वेश्चन पूछा, प्रियंका नहीं है। हाँ बीच में आई थी वापस, ये सर बोल रहे हैं, ठीक है सर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज ऑफ सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन। प्रियंका अवार्ड ने फिर से पूछा है। देखिए ये बहुत बड़ा क्या कहेंगे एक्सप्लेनेशन है। सेल्फ पॉलिनेशन का एडवांटेज क्या है? व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ अ सेल्फ पॉलिनेशन? अब देखिए सेल्फ पॉलिनेशन कुछ एडवांटेजेस मैं आपको बताऊं। ये तो श्योर मेथड होता है, इसके बाद इसको लेस एनर्जी लगता है, इसमें जेनेटिक प्यूरिटी जो है वो मेंटेन की जाती है। इट मेंटेन्स व्हाट? इट मेंटेन्स द जेनेटिक प्यूरिटी। तो आपको 3 या 5 पॉइंट इसके याद रखना है कि सेल्फ पॉलिनेशन के एडवांटेजेस क्या होते हैं। उसके बाद सेल्फ पॉलिनेशन के जो है डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस आर देयर। अब इसमें डिसएडवांटेजेस क्या होगा कि प्रोजेनी जो है आपकी वीक हो जाती है। उसके बाद नो न्यू कैरेक्टर कैन बी इंट्रोड्यूस, नो न्यू कैरेक्टर, ठीक है। और बाकी आप टेक्स्ट बुक से देख लेना जो भी कैरेक्टर हो गया। अभी आपको करना क्या, देखिए काफी लेंथी पार्ट है मैंने बताया, और ये डायरेक्टली 5 मार्क्स के लिए पूछा जाने वाला क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में, काफी इंपॉर्टेंट है कि व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन। आपको जो पॉलिनेशन अच्छा लगता है उसको अच्छे से मेमोराइज करिए। जैसे मुझे लगता है सेल्फ पॉलिनेशन अच्छा है तो सेल्फ पॉलिनेशन को याद कर लीजिए, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। फिर क्या करना है आपको, जो है क्रॉस पॉलिनेशन को याद नहीं करना है कुछ भी। आपको क्या करना है, जो सेल्फ पॉलिनेशन के एडवांटेजेस होते हैं वही क्रॉस पॉलिनेशन के डिसएडवांटेजेस बन जाते हैं। पूछिए ना कैसे? जैसे क्रॉस पॉलिनेशन का इसके विरुद्ध अर्थ ले लो। सेल्फ पॉलिनेशन में इट इज अ श्योर मेथड ऑफ पॉलिनेशन, इसमें लिखिए इट इज अ नॉट श्योर मेथड ऑफ पॉलिनेशन, क्योंकि ये क्रॉस पॉलिनेशन में एजेंसीज आर रिक्वायर्ड, है ना, उसमें एजेंसी का रिक्वायरमेंट होता है। इट रिक्वायर लेस एनर्जी, इट रिक्वायर्स मोर एनर्जी। अब मोर एनर्जी काहे के लिए लगती है, उसको कलर अट्रैक्टिव बनाने पड़ते हैं, फ्लावर के अंदर जो है स्मेल लाना पड़ता है, ब्यूटीफुल कलर डेवलप करने पड़ते हैं, नेक्टर डेवलप करना पड़ता है इंसेक्ट के लिए टू अट्रैक्ट द बर्ड्स एंड द इंसेक्ट। तो इसके लिए उसका एनर्जी ज्यादा खर्च होता है। उसके बाद जेनेटिक प्यूरिटी मेंटेन होती है, इसमें जेनेटिक प्यूरिटी मेंटेन नहीं होती। तो आपको क्या करना है, जो सेल्फ पॉलिनेशन के एडवांटेजेस है क्रॉस पॉलिनेशन के उसके विरुद्ध लिख दो, उल्टा। और जो सेल्फ पॉलिनेशन के डिसएडवांटेजेस है वो क्रॉस पॉलिनेशन के एडवांटेजेस हो जाएंगे। जैसे सेल्फ पॉलिनेशन का डिसएडवांटेज क्या है, वीक प्रोजेनी, इधर लिख दो स्ट्रांग प्रोजेनी। नो न्यू कैरेक्टर्स कैन बी इंट्रोड्यूस, हियर न्यू कैरेक्टर्स कैन बी इंट्रोड्यूस। उसके बाद यील्ड इज लेस, यील्ड इज मोर। तो इस तरह से जो है अपने सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन को जो है आपने यहाँ पे प्रिपेयर करना है। तो चलिए, मुझे लगता है आज के लिए इतना काफी है। सभी क्वेश्चन तो कवर अप नहीं हो पाएंगे, एक लेक्चर में मुश्किल होता है, ठीक है, क्योंकि बायो में डायग्राम्स निकालना, एक्सप्लेनेशन देना, तो आगे डाइपॉट का है, एंडोस्पर्म के बारे में पूछा है, फर्टिलाइजेशन है, वो जो है हम लोग मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट संडे को जो है वी विल रिपीट दिस पर्टिकुलर लेक्चर। तब तक जो है जितने आज डाउट सॉल्विंग किए, जो बच्चों ने पूछे, जिनके नाम मैंने लिए, आप क्या करिए, आप जो बच्चे नोट्स लेके गए नोट्स से जरा रीड आउट करिए, आपके टेक्स्ट बुक से रीड आउट करिए, उसके पॉइंट्स बनाइए, अच्छे से समझ जाइए, और ताकि वापस से आप ये डाउट्स ना पूछ सको, है ना। इतना परफेक्शन जो है आपके पास, यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। तो चलिए बच्चों, संडे को तो एंजॉय मत करिए, पढ़ाई में लगाइए, काफी कम दिन बाकी है। जब भी आपके कॉलेजेस क्लास खुलेंगे तो इमीडिएटली 4 to 5 मंथ्स में आपका एग्जाम जो है वो आने वाला है बोर्ड का, प्लस यू हैव टू फेस एनईटी एंड अदर सीईटी टाइप ऑफ एग्जाम्स इन द नियर फ्यूचर। इसलिए इतना बोल के जो है बाय बाय करते हैं, ठीक है, चलो बाय बाय। एंजॉय द लाइफ।